नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रही एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स, एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स की आपकी परीक्षाओं के विभिन्न विषयों के विभिन्न इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी ऑनर्स में 7th सेमेस्टर के आपके तीसरे पेपर के बारे में। आपके पहले 2 पेपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और 2 पेपर आपके हो चुके हैं। एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 डिग्री कोर्स में आपका जो तीसरा पेपर है, 7th सेमेस्टर का तीसरा पेपर है, लैंड लॉज एंड अदर लोकल लॉज फर्स्ट का, उसके टॉपिक को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। और पहली जो यूनिट है उत्तर प्रदेश लैंड लॉ की है, जिसमें आपको लैंड लॉज का जो जनरल ओवरव्यू है, जनरल ओवरव्यू कहें तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसको उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 कहा जाता है, उसके आने के बाद से तमाम सारे परिवर्तन हुए, जमींदारी का उन्मूलन हुआ, तमाम सारे भूमि के सुधार के प्रयास किए गए। और एक लंबे समय के बाद जब जमींदारी की व्यवस्था ख़त्म हो गई और काफ़ी प्रयास किए गए कि भूमि सुधार भी हो जाए, लैंड रिफॉर्म्स हो जाए, तो इस एक्ट की जो थीम थी जमींदारी एबॉलिशन की और लैंड रिफॉर्म्स की, उसको थोड़ा सा बदल करके रेवेन्यू कलेक्ट करने पर ज़्यादा जोर दिया गया। 2006 में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड यूपीआरसी बना और वो बात अलग है कि लागू काफ़ी देर में हो पाया। यूपीआरसी के आने के बाद से जो एक्ट है उसमें विशेष रूप से रेवेन्यू को कलेक्ट करने पर फोकस किया गया। रेवेन्यू कोर्ट्स के पावर्स को, रेवेन्यू कोर्ट की प्रोसीजर को काफ़ी हद तक डिटरमाइन किया गया। काफ़ी हद तक जो पहली जो परिस्थिति थी, तमाम सारी जटिल परिस्थिति थी, प्रक्रिया जटिल थी, उसमें प्रयास किया गया कि जो रेवेन्यू के अधिकारी है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकारी है, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको बोलते हैं, जो चौथी यूनिट में आपका सिलेबस में है, उनके काम करने के तौर तरीकों पर और उनको मिली हुई शक्तियों पर थोड़ा विशेष काम किया गया। और 2006 के इस एक्ट ने रेवेन्यू के कलेक्शन को एक रेवेन्यू कलेक्शन में एक बड़ी भूमिका अपनी अदा करी। यूनिट 1 में जो दूसरी चीज़ है वो स्पेशल फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के जो विशेषताएं हैं, सेलेंट फीचर्स, उसको आपको पढ़ करके जाना होता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, जिसको LMC भी बोलते हैं, लैंड मैनेजमेंट कमेटी भी बोलते हैं। ग्राम पंचायत ही जब भूमि के प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का, प्रमोशन का, उसके हित में काम करना शुरू करती है ग्राम पंचायत, तो उसको भूमि प्रबंधक समिति कहा जाता है। उसमें एक व्यक्ति की भूमिका और बढ़ जाती है। तो पहली यूनिट आपकी उत्तर प्रदेश लैंड लॉ के जनरल ओवरव्यू को लेकर के है। दूसरी यूनिट आपकी टेनेंसी को लेकर के है। टेनेंसी कहें तो किराएदारी। हम में से बहुत सारे लोग लखनऊ में कमरे भाड़े पर लेकर के रह रहे होंगे, किराए पर लेकर के रहे होंगे, हम सभी टेनेंट हैं। तो उसी प्रकार से हम भी अपनी भूमियों पर टेनेंट हैं, मीन्स जोतदार। और जब टेनेंसी की बात करते हैं तो 3 इसमें आपके सिलेबस में पॉइंट्स हैं। एक है क्लासेज ऑफ टेन्योर होल्डर, दूसरा है राइट्स ऑफ टेन्योर होल्डर और तीसरा है एजेक्टमेंट। पहले तो आपको जोतदारों के प्रकार पढ़ने होते हैं, जोतदारों के जो विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, टेन्योर होल्डर्स के जो तमाम सारे राइट्स हैं। टेन्योर होल्डर के अगर काइंड्स की बात करें, टेनेंट्स के काइंड की बात करें, तो सबसे पहला है और सबसे जो मजबूत है उसको बोलेंगे तो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, तीसरा है आसामी और चौथा है गवर्नमेंट लीजी यानी सरकारी पट्टेदार। इन चारों के विषय में आपको पढ़ करके जाना होता है। वो बात अलग है कि BTR BNTR को लेकर के खूब सवाल पूछे जाते हैं, उनके अधिकारों को लेकर खूब सवाल पूछे जाते हैं। और तीसरा आपका टॉपिक इजेक्टमेंट का है, बेदखली का है, कि कब किसी को इजेक्टमेंट के आधार पर, कौन कौन से ग्राउंड्स इजेक्टमेंट के जिसके आधार पर किसी को बेदखल किया जा सकता है। क्या ग्राम सभा की भूमि पर अगर कोई ट्रेसपास कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, कोई अनावश्यक कब्जा कर रहा है, या अगर लीज आपकी 7 साल की, 10 साल की है और 7 साल 10 साल बीतने के बाद भी अगर आप उस पर काबिज हैं, कब्जा आपका है, पोजीशन आपका बना हुआ है, तो क्या आपको इजेक्टमेंट के अंतर्गत इजेक्ट किया जाएगा, क्या आपको बेदखल किया जाएगा? इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तीसरी यूनिट लीज को लेकर के और लैंड रेवेन्यू को लेकर के है। लीज मीन्स पट्टा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप पहले पढ़ करके आए होंगे। लीज का मतलब, लीज क्या होता है, लेजी का मतलब क्या होता है। और दो टॉपिक उसमें और है, सरेंडर और अबेंडनमेंट। सरेंडर मतलब समर्पण और अबेंडनमेंट का मतलब परित्याग। आपसे कब आप चाहें तो अपनी भूमि का सरेंडर कर सकते हैं, अपनी भूमि का समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो फोकस है उस एक्ट का वो है रेवेन्यू के कलेक्शन पर। बहुत समय, लंबे समय तक अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी सेवा में जा रहे हैं कि 10 साल तक आप अपने गांव नहीं लौट पाएंगे, आप खेती नहीं कर पाएंगे, या आपके परिवार में आप अकेले हैं, आप खेती करने में अक्षम हो रहे हैं, तो क्या उस स्थिति में आपको ज़मीन सरेंडर कर देनी चाहिए? क्या आपकी भूमि का आप सरेंडर कर सकते हैं? और किस स्थिति में यह माना जाएगा? कितने फसली वर्ष तक आपने कुछ जुताई बुआई नहीं की है, कितने क्रॉप ईयर्स तक अगर आपने जुताई बुआई नहीं की है, तो माना जाएगा कि आपने अपनी ज़मीन को अबेंडन करके रखा हुआ है, आपने अपनी जमीन का परित्याग कर दिया है। अगला जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय LMC।
लैंड मैनेजमेंट कमेटी यानी भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा ग्राम सभा की जो खाली पड़ी हुई जमीन है, जो रिक्त भूमि है, उसे किस प्रकार से लोगों को अलॉट किया जाता है, जिसको आप लोग गांव में सुनते होंगे पट्टा करना। तीसरा जो टॉपिक है वो डिवोल्यूशन का, सक्सेशन का है। थोड़ा सा फैमिली लॉ का जो आप सक्सेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा वहाँ से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा। और चौथी चीज़ है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, लैंड रेवेन्यू वसूलने के तरीके तमाम सारे कौन कौन से हैं। चौथी यूनिट जैसा मैंने बताया रेवेन्यू कोड्स को लेकर के है, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर जिसको हम हमारे यहाँ जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और कमिश्नर, कमिश्नर के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो पूरी हायरार्की उसके विषय में आपको थोड़ा थोड़ा सा जानते रहना है। और इनके पास जो रेवेन्यू कोड की पावर्स क्या क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास पावर्स क्या क्या है, क्या ये सिविल कोड की तरह काम करते हैं या क्या ये ट्रिब्यूनल्स की तरह काम करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, दो तरीके के रिकॉर्ड बहुत मशहूर है, बहुत आपके सुनने में भी आते होंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड ऑफ पोजीशन, जिसको आप मैप सुनते होंगे। खसरा, खसरा एक कच्चा सा मैप है जिसको लेखपाल अपने चिन्हों के माध्यम से बनाता है और उसी खसरे के आधार पर खतौनी बनती है। खतौनी ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे आपकी बैंक की पासबुक होती है जिसमें आपका सारा क्रेडिट डेबिट दर्ज रहता है, वैसे ही आपका एक A4 साइज़ के पेपर पे आपका सब लिखा होता है कि किसके पास कौन सी कितनी भूमि है, कितना गाटा संख्या क्या है, डिसमिल कितना है, दाएं बाएं चौहद्दी में क्या क्या चीज़ें हैं। और चौथा टॉपिक आपका चौथी यूनिट का है अपील, रिव्यू और रिवीजन। इनके ऑर्डर्स के खिलाफ अपील कहाँ होगी, रिव्यू कहाँ पर होगा, रिवीजन कहाँ पर होगा, इस प्रकार के टॉपिक है। तो ये आपका पूरा का पूरा लैंड लॉ का, लोकल लॉ का जो पहला पार्ट है आपके इस सेमेस्टर का, उसके सिलेबस की हम लोगों ने चर्चा करी। अब एक एक करके अगर हम सवालों की बात कर लें तो सबसे पहले तो आप एक इस प्रकार के निबंधात्मक सवाल के लिए, तथ्यात्मक सवाल के लिए भी तैयार होके जाइए कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो विशेषताएं हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के आने के बाद से यूपी ZLR के क्या क्या ऐसे कारक थे, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे कि यूपी ZLR को हटा करके UPRC को लाना पड़ा। और प्रयास करेगा रेवेन्यू को गोल घेरे में रखिएगा। गोल घेरे में रखने का मतलब ये है कि जब आप UPRC को पढ़ रहे हो तो उस समय कायदे से रेवेन्यू पर फोकस करके जाइए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो संक्षिप्त में विशेषताएं कहिए, वर्णन करिए, प्रकाश डालिए, इस प्रकार के एक सवाल की उम्मीद की जा सकती है, वो उस सवाल के लिए तैयार होकर के जाइएगा। दूसरा सवाल ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ग्राम सभा में कौन लोग शामिल होते हैं, क्या कोई 18 साल से कम का व्यक्ति है तो ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत का और LMC का। ग्राम पंचायत का और LMC का पावर, फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन खूब कायदे से पढ़ करके जाइएगा। ग्राम सभा बहुत छोटा टॉपिक है। छोटा टॉपिक से कहने का मतलब ये है कि ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत चुनी जाती है, इतना ही ग्राम सभा के विषय में आपके एक्ट में भी लिखा हुआ है। और इसको पढ़ने के लिए आपको यूपी पंचायती राज एक्ट की सहायता लेनी पड़ेगी, वो आप इसमें मत ढूंढिएगा। यूपी ZLR में, UPRC में ढूंढने से बेहतर है कि आप यूपी पंचायती राज एक्ट में ढूंढिए उसको। और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, लेकिन विशेष जो आपका दायित्व है वो ये है कि आप ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति के विषय में पढ़ करके जाएँ और देखें कि ग्राम पंचायत किस प्रकार की काम करती है, भूमि प्रबंधक समिति किस प्रकार की काम करती है। अगर भूमि से जुड़े हुए किसी विवाद का निस्तारण करना है तो जिस समय ग्राम पंचायत भूमि के उस विवाद का निस्तारण कर रही है, निपटारा कर रही है अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपनी हैसियत के अंतर्गत, उस समय ग्राम पंचायत की भूमिका क्या हो जाती है और कौन एक व्यक्ति ऐसा है जो ग्राम पंचायत से एक अधिक है भूमि प्रबंधक समिति में, मतलब भूमि प्रबंधक समिति में वो है, ग्राम पंचायत में वो नहीं शामिल है। तो एक सवाल आपको सैलेंट फीचर का, ओवरव्यू का, आपको जनरल ओवरव्यू UPRC का जानते हुए रहना है। दूसरा सवाल आपको ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति के कर्तव्यों का, कार्यों का और उनके जो दायित्वों का, उनके गठन का, उसको कायदे से पढ़ करके जाना है। दूसरी यूनिट में आए तो दो टॉपिक अपने लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो टेन्योर होल्डर के काइंड्स, चार काइंड्स है, और जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बड़े एक ताज्जुब की बात है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। उसमें आप जब UPRC में भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आसामी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, गवर्नमेंट लेजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि जो उस एक्ट में था वो इस एक्ट में है, जो उस एक्ट में था उस इस एक्ट में, तो कुछ विशेष आपको जानकारी नहीं मिलती है। आप एक सामान्य सी जानकारी ये रखिए कि जिसको सरकार ने पट्टा किया हुआ है जमीन, खाली पड़ी हुई जमीन को, उसको बोलते हैं सरकारी पट्टेदार। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास भूमि है और उसके पास उसको ट्रांसफर करने का अधिकार है। ये बात अलग है कि यूपी ZLR में ये भी लिखा हुआ था कि हर भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, जिसको BNTR बोलते हैं, वो 10 वर्ष के अंदर BTR हो जाएगा। तो मेरी जानकारी में तो मुझे नहीं लगता कि कोई BNTR आज की डेट में बचा होगा, लेकिन एकेडमिक इंपॉर्टेंस के लिए लिखा हुआ है, हो सकता है उसका कुछ अन्य कारण हो जो मुझे ना पता हो। खैर, आप BTR के विषय में कायदे से पढ़ करके जाइए, आसामी गवर्नमेंट लेजी के विषय में कायदे से पढ़ करके जाइए। और मैं एक आपको तरीका बताऊं कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स के सारे अधिकारों को पढ़ करके जाइए। BTR के आप एक जहाँ पे सारे अधिकार लिख लीजिए, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू लीज, राइट टू बिक्वेथ, राइट टू विल, राइट टू एक्सचेंज, आप ऐसे करके उसके राइट्स को पूरा एक जगह पे लिख लीजिए और बस सामने 3 कॉलम बनाइए, BNTR लिखिए, आसामी लिखिए, गवर्नमेंट लेजी लिखिए
देखिए कौन कौन से अधिकार उन लोगों के पास हैं जो इसके पास हैं, उस पर टिक करते रहिए। मीन्स जो बीटीआर के अधिकार है उसी में से कट कट के आपको बीएनटीआर के राइट्स, असामी के राइट्स, गवर्नमेंट लेजी के राइट्स मिल जाएंगे। अब जैसे राइट टू लीज की बात है, तो जिसको भाई सर पट्टा पहले से मिला हुआ है वो जाहिर सी बात है पट्टा नहीं कर सकता अपनी भूमि का, तो वो गवर्नमेंट लेजी के पास लीज का अधिकार नहीं है। दूसरा जो उसमें सवाल जरूरी आपके लिए है इजेक्टमेंट का है, बेदखली का है। और बेदखली के विषय में आप ये पढ़िए कि बेदखली के ग्राउंड्स क्या क्या है, किस आधार पर आसामी को बेदखल कर दिया जाएगा, किस आधार पर बीटीआर को बेदखल किया जाएगा। अब मान लीजिए एक गवर्नमेंट लेजी है, सरकारी पट्टेदार है, जिसको भूमि मिली हुई है कि आप उस पर खेती का करिए, फिशरीज का काम करिए, एनिमल हस्बेंड्री का काम करिए, और उस पर उसने बिल्डिंग बना दिया, उस पर उसने कॉम्प्लेक्स बना दिया है, बड़ा कुछ भी काम करना शुरू कर दिया, बेदखल कर दिया जाएगा। कोई लीज से बाहर, लीज के समय से अधिक उस पर काबिज है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो बेदखली के ग्राउंड देख लीजिए, ट्रेसपासर को बाहर कर दिया जाएगा। तो एक सवाल आपका जनरल ओवरव्यू से, एक ग्राम सभा ग्राम पंचायत वाली लाइन से, एक टेनर होल्डर के राइट से, एक इजेक्टमेंट से, 4 सवाल हो गए। 5वें सवाल में आप सरेंडर को अबेंडनमेंट को कायदे से पढ़ करके जाइए और समर्पण परित्याग में अंतर देख लीजिए कि दोनों में आखिर मूल अंतर क्या है, दोनों में कैसे कैसे कहाँ पर आप अंतर करेंगे। क्या समर्पण की जो प्रक्रिया है वो आपके द्वारा शुरू होगी या उस पर तहसीलदार सीधे जाकर के उसको समर्पण करने के लिए कहेगा। क्या अबेंडनमेंट की प्रक्रिया आपके द्वारा शुरू होगी या तहसीलदार या लेखपाल के द्वारा उसको सीधे शुरू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सरेंडर और अबेंडनमेंट को देख के जाइए। वहाँ आपके लिए एक सवाल और जरूरी हो जाता है, एक पूरी यूपी आरसी में एक लिस्ट दी हुई है जिसमें वो लिस्ट ये कहती है कि अगर जमीन ग्राम सभा की खाली कोई पड़ी हुई है तो उसमें सबसे पहले सबसे नीचे वाले को उसको पट्टा किया जाएगा। तो उसमें जैसे कुछ नाम याद आ रहे हैं, जैसे एक विलेज आर्टिसन करके है, मतलब जो छोटे छोटे जो कारीगरी करते हैं, जैसे सूप बनाना होता है, झाड़ू बनाना, बढ़नी जिसको हमारे यहाँ गाँव में बोलते हैं, बढ़नी बनाना होता है, ओड़िया जिसको बोलते हैं, मतलब जो छोटे छोटे डलिया जिसको बोलते हैं, जो छोटे विलेज के जो कारीगर होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी कला तो नहीं है लेकिन हाँ वो काम वही करते हैं। पीढ़ा जिसको पीढ़ा बोलते हैं, पीढ़ा शादियों में यूज होता है। तो उस प्रकार से चीज़ें जो विलेज आर्टिसन है उसके ऊपर वो शेड्यूल कास्ट के, फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के, फिर सामान्य वर्ग के, या कोई सी फ्रीडम फाइटर की अगर विधवा है या कोई अगर निःशक्त व्यक्ति है, ऐसे करके, तो वो वहाँ से एक सवाल आता है। उसके बाद आपके लिए जो चौथी यूनिट से जरूरी है वहाँ से 2 सवाल आपके लिए बनते ही बनते हैं। एक तो आप रेवेन्यू कोड, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पूरे पावर के फंक्शन को, प्रोसीजर को कायदे से पढ़ करके जाइए। और दूसरा सवाल आपके लिए जो रिकॉर्ड के मेंटेनेंस का है, रिकॉर्ड के मेंटेनेंस का जो सवाल है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यूपी रेवेन्यू कोड के जनरल ओवरव्यू का सवाल, ग्राम सभा ग्राम पंचायत ग्राम भूमि प्रबंधक समिति का सवाल, टेनर होल्डर के राइट्स का सवाल, इजेक्टमेंट का सवाल, सरेंडर अबेंडनमेंट का सवाल, लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जो लैंड का अलॉटमेंट होता है उसका सवाल, रेवेन्यू कोड, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पावर फंक्शन प्रोसीजर का सवाल, और एक अपील रिव्यू का, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड का, और उससे जुड़ करके उसी में अपील रिव्यू और रिवीजन का सवाल आता है। इतने सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाकी इससे अधिक अगर आप पढ़ सकें तो आप लीज को भी पढ़ लीजिएगा, लैंड रेवेन्यू को वसूलने के तरीकों को पढ़ लीजिएगा कायदे से कि कैसे उसको वसूलते हैं, तो यहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस पेपर के लिए। अगले पेपर का जो भी सवाल होगा उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। पढ़ा।